8 मई तक जो अपडेट आया है वो सिर्फ 17,600 वायल्स का है। तो देखना यह है कि किस तरह का एक्शन आएगा और क्या ये कंपनियां टाइमली अब अगले 24 घंटों में डिलीवर कर पाएंगी रेमडेसिविर या नहीं। साथ ही साथ आप रेडार पर टेलीकॉम कंपनियां रखिएगा, क्योंकि जो डेटा निकल कर आ रहा है वो यही कह रहा है कि जियो ने फिर से ज़्यादा ग्राहक ऐड किए हैं मार्च के महीने में, और तकरीबन ये माफ़ कीजिएगा, फरवरी का डेटा है। 42.6 लाख सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है जियो का। भारती ने करीब 37 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। और वोडाफोन की ओर से एक सरप्राइज है, क्योंकि अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार वोडाफोन के हाथ कुछ ग्राहक लगे हैं, तो 6.5 लाख सब्सक्राइबर एडिशंस इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। मार्केट शेयर के लिहाज से जियो ऑफ कोर्स 35% पर खड़ा है, और उसके बाद भारती एयरटेल 29.8% के मार्केट शेयर पर है। डॉक्टर रेड्डीज को अप्रूवल मिला है इलाई लिली से। ये दरअसल वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में उतर चुके हैं। कोविड की एक दवा है, उसके लिए ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है। सिप्ला लुपिन सनफार्मा के साथ पहले भी करार इलाई लिली कर चुका है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक और डेवलपमेंट ये है कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, उसको यूएस मार्केट में मार्केट करने का दरअसल अप्रूवल डॉक्टर रेड्डीज के लिए को मिल गया है। लेकिन ये पर्टिकुलर ड्रग को लॉन्च करने वाला है ग्लैंड फार्मा के साथ मिलकर। ग्लैंड दरअसल डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगा ये पर्टिकुलर ड्रग, और डॉक्टर रेड्डीज इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और एपीआई सप्लाई इनका अच्छा खासा है। मार्केट साइज इस पर्टिकुलर इंजेक्शन का करीब $205 मिलियन का है। तो एक साइजेबल ये ड्रग है इस समय दोनों कंपनियों के लिए। एनएमडीसी TV18 के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि एनएमडीसी ने दरअसल लंप की कीमतें 700 रुपए प्रति टन और साथ ही साथ फाइन्स की कीमतें 1500 रुपए प्रति टन फिर बढ़ा दी हैं, क्योंकि ग्लोबल सर्ज देखने को मिला है आयरन ओर प्राइसेस में, और ओडिशा ने भी प्राइस हाइक किया है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन एनएमडीसी के स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। वॉकहार्ट रेडार पर रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अपडेट दे दिया है कि शुक्रवार और सोमवार के बीच इन्होंने करीब 1.81 गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए हैं, तो वो एक पॉजिटिव कंपनी के लिए। ये रणनीति आपके सामने स्टॉक्स न्यूज़ पर आती हुई दिख रही है। इन इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन वापस जुड़ते हैं यतिन जी से। कुछ अहम डेवलपमेंट्स, एडिशंस और डिलीशंस मिड कैप स्पेस में हो रहे हैं MSCI रीबैलेंसिंग में। यतिन जी, उनके नाम गिनवाइए। तो देखिए शैल जी, जहां तक कि डिलीशंस और वेट कट का सवाल है, हम लोग आउटफ्लोज देखेंगे जी लिमिटेड में। एक बड़ा 980 करोड़ का एस्टिमेटेड आउटफ्लो यहां होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडिसेस से इसको बाहर किया गया है। इसके अलावा रिलायंस और TCS में भी आपको थोड़े बहुत वेट के बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। छोटे आउटफ्लो लगभग 700-800 करोड़ के यहाँ देखने को मिलेंगे। जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, और शैल जी यहाँ खास नजर होनी चाहिए, वायदे बाजार में जो एडिशन हुए हैं मिड कैप इंडिसेस में MSCI के, वहां कैनरा बैंक, IRCTC और सन टीवी, ये 3 नाम आते हुए दिखाई देंगे। और जहां तक कि कैश मार्केट का सवाल है, जो सिलेक्टेड हमने ये रिव्यू देखा है, उसमें बड़ा बदलाव आपको आता हुआ दिखाई देगा इंडिगो पेंट्स, मैक्स हेल्थ केयर और रेन इंडस्ट्रीज में। तो वायदे बाजार में जैसे कि मैंने पहले कहा, कैनरा बैंक, IRCTC और सन टीवी, वेट यहां ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एडिशन है यहां। और इंडिगो पेंट्स, मैक्स हेल्थ केयर और रेन, ये नए 3 मिड कैप शेयर्स MSCI के मिड कैप इंडिसेस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है बैलेंसिंग के तौर पर, और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर हम लोग अपनी नज़र रखेंगे ही। गौरांग शाह साहब का स्वागत करते हैं। गौरांग जी, शुभ प्रभात, और आपका ये दिन बहुत ही मंगलमय हो। मैं ये जानना चाह रहा था, PSU थीम जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाज़ार में चहकती हुई दिख रही है, वहाँ पर 1-2 चुनिंदा स्टॉक्स बताइए ट्रेडिंग के लिए, और फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद शैल जी, शुभ प्रभात आपको, और आपका भी दिन और सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। और ये जो लहर PSU स्टॉक्स में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसको ध्यान में रखते हुए अगर मुझे 1 या 2 सरकारी कंपनी छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करना है, तो अभी कुछ क्षण पहले आप एक कंपनी का जिक्र कर रहे थे BEL का, और उसके साथ साथ ONGC,
हालांकि ये भी कहना चाहूंगा शैल जी के बुनियादी तर्क के आधार पर ये दोनों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की कवायद है। बीईएल पर लंबी अवधि का लक्ष्य हमारा बन रहा है करीबन 175 से 185 और ओएनजीसी पर बन रहा है करीबन 135 से 140। चलिए, बीईएल पे आपका ये रुझान है। अब जब थोड़ा सा बीईएल और पीएसयू स्टॉक्स को हम ओएनजीसी की बात हो गई, हमारी उस पर बात हो गई, आप देखिए तमाम ओएमसीज पे बात हो गई। एक स्टॉक जिक्र करूँगा क्लोजिंग में, जिसमें हमने कल काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन किया था क्लोजिंग के वक्त, एनसीएल। जब एक बार चार्ट लेके आइएगा, इसमें कल के वॉल्यूम हिस्टोरिकल हाई वॉल्यूम्स हैं और डी हाई के जोन में क्लोज हुआ था, तो इस पर भी नज़र रहेगी। अब थोड़ा सा मैं फार्मा स्टॉक्स पे आता हूँ और ज़रा एक बार लेके आइए आप वॉकहार्ट। कुछ देर पहले ही हर्षदा ने इसका जिक्र किया था और कल इसकी क्लोजिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, 621, अमेजिंग वॉल्यूम्स। और याद रखिएगा ये लगभग 18, 19, 20, 21 का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था इसमें। एक बार आशीष आपकी राय रखिएगा इस स्टॉक पे। वॉकहार्ट कैश का स्टॉक है ये, अब जिस ट्रेजेक्ट्री से ये बाहर निकला है उसका टारगेट क्या है? क्या ये 790 और 800 के जोन और माइट भी 800 को भी ओवरशूट कर सकता है क्या? मानस आप टेक दीजिएगा इस पे प्लीज। आपने वॉकहार्ट की बात की? जी हाँ, वॉकहार्ट कल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी इसकी। जी। देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले ही अगर आपको ध्यान हो तो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, 400 रुपए के आसपास के लोज बने और उसके बाद लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। एक ब्रेकआउट देखने को मिला 565 पे और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अब हमें 680 से लेकर 690 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है मेरे हिसाब से। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और आपके टारगेट 685 है तो आप अभी खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस रखिए 580 के नीचे। ओके, 580 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और बाय कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, याद रखिएगा। फार्मा पे थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। गौरांग से एक बात और करते हैं और आई थिंक उनका आज का स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। गौरांग, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी आज की कॉल क्या होगी? कहाँ पे आपको अच्छा एक स्विंग नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? तो एक नतीजा आए थे पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, और नतीजे को देख करके हम बहुत ही सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। और कल भी मेरे ख्याल से बाजार में इतना उतार चढ़ाव हो रहा था, लेकिन इस स्टॉक में इतना सारा उतार चढ़ाव हमने नहीं देखा है। अगर आपको छोटी या मध्यम अवधि के लिए कामकाज करना है तो ये शायद आपको 650 के आसपास या उसके ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो ये आपको 770 तक के लक्ष्य दिखाएगा। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की कवायद। अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं प्री ओपन ट्रेड्स को खुलने में। कुछ चार्ट चेक्स आपके सामने करते हैं जहां पर बढ़िया मोमेंटम आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखता है। मानस जायसवाल साहब, बहुत ही बढ़िया और संक्षेप में राय दीजिए बीएचईएल पर। कल 12% ऊपर बंद हुआ था और बढ़िया डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आई हैं। बताइए यहाँ पर क्या करना है? देखिए, करना केवल इतना है कि आपको इस रैली को पूरी तरह से फॉलो करना है। स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं, क्योंकि अब एक टेक्निकल टारगेट देना बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज करिए 68 रुपीज और बने रहिए। जो मीडियम टर्म चार्ट है वो तो बेहतरीन है और मेरा समझना ये है कि बहुत जल्द हम 90 और 95 रुपए के स्तर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले करेक्शन मिल जाए तो वो बेहतर लेवल होंगे खरीदारी करने के लिए। चलिए, स्टील अथॉरिटी, इन दोनों स्टॉक्स में मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि एक टॉप गेनर था कल के बाजार में और एक टॉप लूजर था। 4% नीचे, बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में आपको स्टील अथॉरिटी बंद होता हुआ दिखा है। मानस जायसवाल साहब, क्या ये डिप खरीदना है? बिल्कुल खरीदना है और अगर थोड़ा सा और डिप मिल जाए तो वो बेहतर स्तर होंगे। मेरे हिसाब से 135 से 130 वो बेहतर स्तर है जहां पर आपको सेल को एक्युमुलेट करना चाहिए। अपना आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखें तो बेहतर होगा। जो नेक्स्ट टारगेट होंगे शैल जी, वो 165 के पहले टारगेट होंगे और मैंने कल भी मेंशन किया था कि सेल में पोटेंशियल है 200 रुपए के लेवल्स को टच करने का। समय लगेगा लेकिन आपको गिरावट पे खरीदारी ही करनी है। सेल में गिरावट पे खरीदारी कर रहे हैं तो 116 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा।
चलिए और जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, कोई बढ़िया मेटल काउंटर आपको पसंद आता हो जहां पर